नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम सिंगल द्वीप वर्णन खंड का व्याख्या भाग पढ़ेंगे। व्याख्या करने से पहले सबसे पहले हमें प्रसंग लिखना है, उसके बाद व्याख्या और उसके बाद विशेष लिखना है। सबसे पहले इसका प्रसंग लिखेंगे हम कि किस प्रसंग में ये जो पद्यांश है ये आया है और हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं। प्रसंग लिखते समय सबसे पहले हमें कवि का नाम, रचना का नाम, पाठ्य पुस्तक जिसके अंदर ये रचना संकलित है उसका नाम देना होता है और उसके बाद जो व्याख्या भाग हम कर रहे हैं उसके बारे में बताना होता है। हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ सूफी प्रेमाख्यानक काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के सिंगल द्वीप वर्णन खंड से अवतरित है। उक्त पंक्तियों में कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने सिंगल द्वीप बाजार का वास्तविक वर्णन किया है। ये हम इसके प्रसंग में लिखेंगे। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं और व्याख्या के बाद हम विशेष लिखेंगे। पुनी देखी सिंघल के हाटा, हाटा का अर्थ होता है बाजार। पुनी देखी सिंघल के हाटा। कवि जायसी प्रस्तुत पंक्तियों में सिंघल द्वीप नगर के बाजार का वर्णन करते कह रहे हैं कि सिंघल द्वीप का बाजार देखने योग्य है। पुनी देखी सिंघल के हाटा यानी सिंघल द्वीप का जो बाजार है वो देखने योग्य है। नवोनिधि लक्ष्मी सब बाटा, बाटा का अर्थ क्या है? रास्ते। सब रास्तों में नवोनिधियों की लक्ष्मी विद्यमान है। कनक हाट सब कुह कुह लिपि। कनक का अर्थ होता है सोना, हाट का अर्थ है बाजार और कुह कुह का अर्थ है कुमकुम। सिंगल द्वीप के बाजार सोने के हैं और वे सब कुमकुम से लिपे हुए हैं यानी कुमकुम का लेप किया गया है। बैठ महाजन सिंघल द्वीपी, वहाँ पर उस बाजार में सिंगल द्वीप के महाजन बैठे हुए हैं। रछी हथौड़ा रूपन ढारी, रूपन का अर्थ होता है चांदी, ढारी का अर्थ होता है ढालना और हथौड़ा का अर्थ होता है अवधी भाषा में हाथ में पहनने का कड़ा। जो हाथ में पहनने का कड़ा होता है उसको हथौड़ा बोलते हैं। रछी हथौड़ा रूपन ढारी। जो सिंगल द्वीप के बाजार में महाजन बैठे हुए हैं वे चांदी को ढालकर हाथ के कड़े बनाते हैं। चित्र कटाव अनेक संवारी, और वे उन पर अनेक प्रकार के चित्र और कटाव बनाते हैं। सोन रूप भल भयऊ सारा, सोन का अर्थ सोना, रूप का अर्थ चांदी। वहाँ चारों ओर सोने और चांदी की प्रसार है, चांदी की वस्तुओं का प्रसार है। धवल सिरी पोत ही घर बारा, धवल सिरी का अर्थ होता है सफ़ेद। घर बारा का अर्थ घर और घर के दरवाजे। घर और द्वार सभी सफ़ेदी से पुते हुए हैं। धवल सिरी सफ़ेदी और पोत ही पोतना, कि घर द्वार सभी धवल सिरी से पुते हुए हैं, सफ़ेदी से पुते हुए हैं। रतन पदार्थ मानिक मोती, हीरा लाल सो अनबन ज्योति। वहाँ पर रत्न पदार्थ माणिक मोती, हीरे पन्ने तरह तरह की ज्योति से युक्त हो रखे हैं। यानी उस जो बाजार है सिंगल द्वीप का उसमें चारों ओर रत्न पदार्थ मानिक मोती, हीरा लाल इत्यादि चमक रहे हैं। और कपूर बेन कस्तूरी, और वहाँ पर सर्वत्र कपूर, बेन का अर्थ होता है खस, कपूर, खस, कस्तूरी, चंदन, अगरबत्ती इत्यादि सुगंधित हो रही है। यानी सिंगल द्वीप के बाजार में कपूर, खस, कस्तूरी, चंदन और अगरबत्ती की खुशबू है वो भरपूर रूप में व्याप्त है, सुगंधित हो रही है। जिन्हें एही हाट न लिन्ह बेसहा, बेसहा का अर्थ होता है खरीदना, कि जिन्होंने इस बाजार से कुछ नहीं खरीदा। ता कहें आन हाट कित लाहा, तो उसको दूसरे बाजार से भला क्या लाभ हो सकता है। लाहा का अर्थ यहाँ पर क्या है? लाभ, कि जिन्होंने इस बाजार से, ऐसे सुंदर बाजार से कुछ नहीं खरीदा उनको भला दूसरे बाजार से क्या लाभ हो सकता है। कोई करे बेसाहनी काहू करे बिकाई, कवि कहता है कि यहाँ कोई खरीद रहा है। बेसाहनी का अर्थ क्या है? खरीदना। बिकाई का अर्थ क्या है? बेचना, कि यहाँ कोई खरीद रहा है और कोई बिक्री कर रहा है।
कोई चले लाभ सन कोई मूर गंवाई। किसी को चलते समय लाभ रहता है और कोई यहाँ अपना मूलधन भी गंवाकर चला जाता है। मूर का अर्थ क्या है? मूलधन। गंवाई का अर्थ गंवाकर चला जाना। कवि अंतिम पंक्तियों के अंदर कहता है कि यहाँ पर कोई खरीद रहा है, कोई बिक्री कर रहा है, कोई लाभ में है और कोई अपना मूलधन भी गंवाकर चला जाता है। ये इसकी व्याख्या है। अब हम इसका विशेष लिखेंगे। विशेष के अंदर सबसे पहले हमें ये लिखना है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में सूफी प्रेमाख्यानक काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने सिंघल द्वीप के बाजार की सुंदरता का वर्णन किया है या सिंघल द्वीप के बाजार के सौंदर्य का बखान किया है। दूसरा, मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो सूफ़ी कवि थे। उनका जो प्रमुख उद्देश्य था वो सूफ़ी मत के सिद्धांतों का निरूपण करना था। तो दूसरी पंक्ति में हम लिखेंगे कि सूफ़ी मत के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, दूसरी पंक्ति में लिखना है। तीसरी, इसकी भाषा अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। शैली कौन सी है? चौपाई। पहले जो है वो चौपाई है और उसके बाद ये क्या है? दोहा। तो चौपाई दोहा शैली प्रयुक्त हुई है। और इसके अलावा इसमें अनुप्रास और समासोक्ति अलंकार है। नवनिधि के अंदर एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार है और समासोक्ति अलंकार है। समासोक्ति का अर्थ होता है कि एक अन्य अर्थ जहाँ पर निकलता हो। समासोक्ति के अंतर्गत एक अन्य अर्थ यहाँ पर क्या है? संसार। संसार भी एक बाजार है। यहाँ आकर कुछ मनुष्य अच्छे कर्म करके पुण्य लाभ कमाते हैं और कुछ पाप करके अपनी पिछली स्थिति को भी बिगाड़ देते हैं। जो कि अंतिम जो दो पंक्तियाँ हैं उसके अंदर कवि ने लिखा है कि कोई बेच रहा है और कोई खरीद रहा है, कोई लाभ के लिए चल रहा है और कोई अपना मूलधन भी गंवा रहा है। इसका मतलब मूलधन की उसने अब तक जो संचित किया है अपने पुण्य कर्मों से वो अब पाप कर्म करके लुटा रहा है और कोई लाभ में चल रहा है, यानी कोई मनुष्य अच्छे कर्म करके पुण्य लाभ कमा रहा है। ये एक अन्य अर्थ भी यहाँ पर निकलता है। तो यहाँ समासोक्ति अलंकार भी है। उसके पश्चात अगला जो है उसके प्रसंग में हमें यही लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत के सिंघल द्वीप वर्णन खंड से अवतरित है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सिंघल द्वीप के श्रृंगार बाजार का वर्णन किया है। इस पंक्ति के अंदर कवि ने पहली पंक्ति में सिंघल द्वीप के संपूर्ण बाजार का वर्णन किया और इसके अंदर उसी बाजार के एक भाग श्रृंगार बाजार का कवि वर्णन करता है। सिंगार हाट। सिंगार हाट का अर्थ क्या है? श्रृंगार का बाजार। कवि मलिक मोहम्मद जायसी सिंघल द्वीप के श्रृंगार बाजार का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, पुनी सिंगार हाट भल देशा, कि उस देश का श्रृंगार का बाजार भी अच्छा है। किए सिंगार बेटी तह बेसा। बेसा का अर्थ यहाँ पर क्या है? वैश्या। सिंगार का अर्थ है श्रृंगार। कि उस बाजार में वैश्याएं श्रृंगार करके बैठी है। मुख तमोल। तमोल का अर्थ क्या होता है? पान। उनके मुख में पान है। तन चीर कसुम्बी, और अपने शरीर पर उन्होंने कसुम्बी रंग का वस्त्र पहन रखा है। कानेन कनक जड़ाऊ खुम्बी। कानेन कान में, कनक का अर्थ सोना, और उनके कानों में सोने की जड़ाऊ खुम्बी है। हाथ बीन। बीन का अर्थ है वीणा। हाथ बीन सुनी मिरिग बुलाही। मिरिग का अर्थ क्या होता है? हिरण। उनके हाथों में वीणा है, जिनके मधुर स्वरों से मोहित होकर हिरण अपना रास्ता भूल जाते हैं। नर मोही सुनी पैग न जाही। और यदि उनकी वीणा के वादन को मनुष्य सुन लेता है तो वह मोहित हो जाता है। पैग न जाही। पैग का अर्थ है कदम। उससे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाता, नहीं बढ़ाया जाता। भौहें धनुष। भौहें धनुष। उनकी भौहें धनुष है। अब यहाँ पर अलंकार जो है वो रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के अंदर उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है, वो रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर भौहें धनुष की, उनकी जो भौहें हैं वो धनुष ही है। कहीं हम लिखते हैं कि धनुष सम बोहें, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा कि धनुष के समान है
भौहें, भौहें मनु धनुष कि उनकी भौहें मानो धनुष के समान है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। लेकिन भौहें धनुष यहाँ कोई वाचक शब्द नहीं आ रहा है, तो यहाँ रूपक अलंकार है। भौहें धनुष, उनकी भौहें है वो धनुष है। तीन है नैन अहेरी, नैन का अर्थ आंखें, अहेरी का अर्थ शिकारी, उनकी आंखें हैं वो शिकारी है। मार ही बान सान सुफेरी, वे सान पर चढ़े हुए तीर की भांति गहरी मार करते हैं। कौन मार करते हैं? उनकी आंखें। अलग कपोल डोल हंसी देखी, अलग का अर्थ है बाल, बालों की लटें, और कपोल का अर्थ है गाल, हंसी देखी। उनके गालों के ऊपर उसके बालों की लटें हैं वो डोल रही है, ऐसा लगता है जैसे उनके बालों की जो लटें हैं वो डोल रही हो और हंस रही हो। लाई कटाच मारी जीव लेही, जीव का अर्थ है जान, लेही का अर्थ है लेना, जान लेना। उनके कटाक्ष हैं वो लोगों की जान ले लेते हैं। लाई कटाक्ष मारी जीव लेही, उनके कटाक्ष हैं वो लोगों की जान ले लेते हैं। केत खिलार हरी ते ही पासा, हाथ झारी उठी चल ही निराशा। खिलार का अर्थ होता है खिलाड़ी, हरी का अर्थ होता है हारना, ते ही पासा यानी उनके शरीर की सुंदरता पर पासे हार जाते हैं। कितने ही खिलाड़ी, बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं वो इन पासों रूपी सुंदरता पर हार गए और हाथ झाड़कर चले गए। हाथ झाड़कर का मतलब क्या होता है? निराश होना, कि निराश होकर चले गए। हाथ झारी उठी चल ही निराशा, कि निराश होकर वहाँ से उठकर चले गए। चेटक लाई हर ही मन, चेटक का अर्थ है जादू, हर ही का मन है मन को हरना। जब लही होए गत फेंट, फेंट का अर्थ है पास और गत का अर्थ है पैसा। जब तक किसी की गांठ में पैसा होता है तब तक वे उसके मन को ऐसे हरती रहती है जैसे कुछ जादू डाल रही हो। चेटक लाई हर ही मन जब लही होए गत फेंट, फेंट का अर्थ है गांठ, गत का अर्थ है पैसा, कि जब किसी की गांठ में पैसा होता है तब तक ये सामने वाले के मन को ऐसे हरती रहती है जैसे कि किसी जादू का असर कर रही हो। साठ नाठी उठी भये बटाऊ, बटाऊ का अर्थ है मेहमान, साठ का अर्थ है पूंजी, नाठी का अर्थ है खत्म हो जाना। और जब मनुष्य के पास पूंजी नष्ट हो जाती है, पैसा नष्ट हो जाता है, तो व्यक्ति वहाँ से उठकर एक मेहमान की भांति चला जाता है। ना पहचान ना भेंट, वो ऐसे चले जाते हैं जैसे कि उनसे ना तो उनकी कभी पहचान थी और ना ही उनसे कभी उनकी भेंट हुई थी। ये इसकी व्याख्या है। अब हम इसका विशेष लिखेंगे। विशेष में सबसे पहले हम लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में मलिक मोहम्मद जायसी ने सिंघल द्वीप के श्रृंगार बाजार का वर्णन किया है। दूसरी पंक्ति अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है, कड़वक छंद का प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार जो है वो भौह धनुष में मैंने बताया था रूपक अलंकार है। और कुछ कंचुकी जन हूँ जो है जानो जनु मानो शब्द होता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर कुछ कंचुक जानो जुग सारी में उत्प्रेक्षा अलंकार है और कुछ कंचुक यानी कै वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के अंदर रूपक, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकारों का अत्यंत सुंदर योजना की गई है या सुंदर प्रयोग किया गया है। ये सब हमें इसके विशेष में लिखना है। ये इसका व्याख्या भाग था। अब हम आगे की वीडियो में इसके आगे के व्याख्या भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद।